हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे सेवोत्तम मॉडल के बारे में और इसकी डिस्कशन को इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक सेवोत्तम मॉडल के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं इसके बेसिक मीनिंग के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि 3 पिलर जो है सेवोत्तम मॉडल के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं। एक तो सिटीजन स्टार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, सर्विस डिलीवरी की जो कैपेसिटी है सरकारी अधिकारियों की साइड से वो आता है। और सर्विस डिलीवरी में अगर किसी भी सिटीज़न को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने ये पढ़ा था। और अगर हम इन तीनों पिलर को मर्ज कर दें तो सेवोत्तम मॉडल का जो मीनिंग है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ हमें नज़र आता है। डैट इज़ उत्तम, एक्सीलेंट क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को देखने को मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट की सर्विसेज अच्छी होंगी तो उनको एक थर्ड पार्टी के द्वारा इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सेवोत्तम सिंबल ऑफ एक्सीलेंस टू पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट या फिर ये एक अवार्ड है, ये एक प्रकार का रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जिसका नंबर भी मैंने आपको बताया था। इट इज़ गिवन एज IS 15700/2005 और इसको डेवलप करा गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, BIS के द्वारा। अब हम बात करते हैं सेवोत्तम मॉडल की सिग्निफिकेंस है क्या। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो दोस्तों सेवोत्तम मॉडल के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जानी है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी अलग अलग सरकारी विभाग हैं, जो भी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सरकारी विभागों के अंदर, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या सर्विस डिलीवरी जो उन लोगों ने प्रॉमिस कर रखी है क्या सिटीजन्स को वैसी ही सर्विसेज मिल रही हैं या फिर सिटीजन्स को सर्विस का सिर्फ वादा करा जा रहा है, उनको वो प्रॉपर तरीके से जो सर्विस हैं वो डिलीवर नहीं हो रही हैं। अगर वो उनको डिलीवर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन उससे और ज़्यादा निखर कर आएगा। वो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के लिए, एक स्मूथ रनिंग प्रोसेस के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि सरकारी विभागों के द्वारा जो भी सर्विसेज डिलीवर करी जा रही हैं सिटीजन्स को, उनके अंदर कोई क्वालिटी है भी कि नहीं है, उन सर्विस डिलीवरी को मैनेज कैसे करा जा रहा है, तो ये एक तरीके से सेवोत्तम मॉडल को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि एप्लीकेबल होता है उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम करते हैं उनके साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ एफिलिएटेड है। और इसके अंदर हमें बेसिकली ये जानने को मिलता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरफेस है, पॉइंट ऑफ इंटरफेस का मतलब क्या है। मान लो ये गवर्नमेंट है जहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी सर्विस डिलीवरी करेगा, किसको, सामने है एक सिटीज़न या नंबर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। तो उन सिटीजन्स को जिनको सर्विसेज दी जा रही है, हम उससे ये जान सकते हैं सेवोत्तम मॉडल की सहायता से कि लोगों को जो प्रॉमिस सर्विसेज हैं क्वालिटी के साथ, प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ वो उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और सिटीजन्स उन सर्विसेज को लेने के बाद कितना सेटिस्फाइड हैं या कितना डिससेटिस्फाइड हैं। तो दिस सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ इंटरफेस विद सर्विस रेसिपिएंट्स। ठीक है। ये एक प्रकार से ऐसा फ्रेमवर्क है, सेवोत्तम मॉडल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में होता है। तो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस का अगर स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली इनका सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो है विद इम्प्रूव क्वालिटी, विद इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स, विद इम्प्रूव अपग्रेडेशन, वो भी और ज़्यादा निखर कर आएगा। सेवोत्तम मॉडल का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो गाइड करता है सरकारी अधिकारियों को, सरकारी डिपार्टमेंट्स को, ओवरऑल गवर्नमेंट को कि क्या क्या सिस्टमेटिक इनिशिएटिव्स उनको लेने चाहिए ताकि वो
अपनी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर सस्टेनेबल तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल तरीके से इम्प्रूवमेंट हो। सस्टेनेबल का ये मतलब है कि लगातार कॉन्टिन्यूस तरीके से सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एक तो होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट उसके अंदर दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर इंस्पेक्शन होने जा रही है BIS की, या फिर अब इनको पता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगी, तो इन्होंने अपने सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को किसी भी सरकारी दफ्तर ने, डिपार्टमेंट ने, जो कि किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता हो, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा कर दिया और दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में जब उनको एक रिवॉर्ड मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय BIS, तो वो दोबारा ढीले पड़ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल तरीके से सर्विसेज जो हैं, सर्विस डिलीवरी का जो मैकेनिज़्म है उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। और नए नए जो इनिशिएटिव्स हैं, नए नए जो आइडियाज़ हैं, वो भी इनकॉर्पोरेट करने चाहिए सरकारी विभागों को और उनके अंतर्गत काम कर रहे सरकारी अधिकारियों को, ठीक है। ये जो सेवोत्तम मॉडल का जो फ्रेमवर्क है, ये एक चीज़ में और हेल्प करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़म्स को या सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, तो वो इसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें ताकि सिस्टमेटिक तरीके से सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म को फॉलो करा जाए, क्रेडिबल तरीके से सर्विसेज की डिलीवरी हो और ऑथेंटिकेटेड मैनर में सेल्फ असेसमेंट भी करी जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के, इंस्टीट्यूशंस के खुद के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के खुद के द्वारा, ताकि जो भी सर्विस डिलीवर करी जा रही है सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो सिटीजन सेंट्रिक हो। कोर फोकस जो होना चाहिए वो सिटीजन्स ही होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सरकार और सरकारी अधिकारी अपनी मर्ज़ी से कोई भी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं जिसका बिल्कुल भी फ़ायदा जनता को नहीं मिल रहा है। तो ये जो इसको हम कहते हैं दोस्तों, ये जो गैप एनालिसिस जो होता है, ये जो गैप पैदा होता है कि प्रॉमिस सर्विसेज एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम, और अगर किसी सिटीज़न को कोई दिक्कत है, उसके कोई ग्रीवांसेस अगर उत्पन्न होते हैं, तो उन ग्रीवांसेस का प्रॉपर तरीके से जो रिड्रेसल है, ये जो एक गैप होता है बहुत बड़ा सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर, क्या ये गैप एनालाइज करने के बाद फुलफ़िल करा जा रहा है, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस, क्या क्या चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा बेटर, एफिशिएंट, सिस्टमेटिक, क्रेडिबल तरीके से जवाबदेही के साथ सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग प्रॉमिस सर्विसेज को सिटीजन्स को डिलीवर करें। वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ना हो, उसकी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी हमें दिखनी चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो हम सिग्निफिकेंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं सेवोत्तम मॉडल के अंतर्गत, वो ये है कि सेवोत्तम मॉडल को यूज़ करते हुए और इस गैप एनालिसिस की पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को इसकी जांच पड़ताल करते हुए हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ पहुंच सकते हैं, जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर, जो सरकारी विभाग के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए, ताकि स्लोली एंड ग्रेजुअली ही सही लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर हमें सस्टेनेबल रिजल्ट्स भी देखने को मिले अल्टीमेटली, जिसकी वजह से फ़ायदा जो मिलेगा वो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को मिलेगा और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब इस सेवोत्तम मॉडल के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने इस डायग्राम के अंदर देखा था, सेवोत्तम मॉडल के अंतर्गत 3 मेजर कंपोनेंट्स का जिक्र होता है। एक है सिटीजन स्टार्टर, जिसके बारे में हम पहले एक सेपरेट टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि सिटीजन स्टार्टर वगैरह क्या होता है। वो सिर्फ एक बोर्ड, एक होर्डिंग या फिर एक दफ्तर में एक दीवार पर लटका हुआ कोई फ्रेम की तरह एक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर सभी बातें इजी लैंग्वेज के अंदर लिखी जानी चाहिए कि लोग जो आए हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, और अगर उनको कोई दिक्कत है तो नीचे एक टोल फ्री नंबर या कोई ईमेल आईडी या किसी एक सीनियर पर्सन का जो कि उस पर एक्शन ले सके, उनके ग्रीवांसेस को उनके ग्रीवांसेस का, सिटीजन्स के ग्रीवांसेस का रिड्रेसल कर सके, उसका नंबर भी होना चाहिए अवेलेबल, और उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्लेंट दर्ज हो गई, ठीक है, शिकायत दर्ज करा दी जनता ने, उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। डिलीवरी कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि इसका दूसरा पिलर है। और यहाँ पर डिलीवरी कैपेबिलिटी की जो बात करी जा रही है वो सर्विसेज के तहत करी जा रही है।
कि कस्टमर जो है, जो क्लाइंट है वो सिटीजन्स हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि सर्विस को डिलीवर करेंगे उनको एम्प्लॉयज़ बोला जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर तरीके से एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क के अंतर्गत सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी हमें करना चाहिए थ्रू मॉडल्स लाइक ई गवर्नेंस, ताकि लोगों का जो टाइम है, जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। और उसके बाद अगर जनता को कोई भी शिकायत है तो उसका समाधान उनको मिलना चाहिए थ्रू देयर ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो 3 मॉडल्स के बारे में हम लगातार सेवोत्तम मॉडल के अंदर जान रहे हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करें तो यहाँ पर राइटर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि जो पहला कंपोनेंट है सेवोत्तम मॉडल का, वो ये बोलता है कि सिटीजन चार्टर इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर एक सरकारी दफ्तर के अंदर, हर एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से एटलीस्ट एक रास्ता खुले, एक चैनल खुले, ताकि जो भी सिटीजन्स हैं जिनको सर्विस मिल रही है वो अपने खुद के सजेशंस दे सके, अपनी खुद की राय दे सकें, जो कि इनपुट की तरह काम करेगी कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी विभाग जो हैं वो सर्विस डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स को कैसे स्टिपुलेटेड टाइम पर फुलफिल कर सकते हैं। जनता जो भी फीडबैक देगी, जो भी वहाँ पर सर्विसेज को लेने आए हुए जो लोग हैं, उनके फीडबैक की मदद से वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वो ऑर्गेनाइजेशन को और वो उस इंस्टीट्यूशन को हम और ज़्यादा बेटर तरीके से निखार सकते हैं उसकी फंक्शनिंग के अंदर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंतर्गत। फिर जो पब्लिक ग्रीवांसेस हैं, जो लोगों की शिकायत हैं, उनका निवारण लोगों को एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क के अंदर मिलना चाहिए। तो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो है वो ये बोलता है कि एक अच्छा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम अगर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सिटीजन्स जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होकर जाते हैं सर्विसेज को लेने के बाद। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को जनता की शिकायतों का जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंस्टीट्यूशन है, अगर उनके पास एक पूरा का पूरा चिट्ठा आ रखा है जनता की शिकायतों का, तो उस पर उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, इररिस्पेक्टिव के फाइनल डिसीजन जो मर्जी निकले, चाहे वो जो केस है जिसमें एक किसी नॉर्मल सिटीज़न ने कोई शिकायत दर्ज करा रखी है, तो वो उसकी वजह से कोई एक सरकारी अधिकारी जो है वो भले ही सस्पेंड हो जाए, उसको रिपरकशन का सामना करना पड़े, लेकिन यहाँ पर हमें अपने लोगों को, जैसे मतलब मान लो कि आप एक सरकारी अधिकारी हो, आप सीनियर हो, आप अपने जूनियर को सरकारी विभाग के अंदर बचा रहे हो, भले ही आप जानते हो कि गलती उसी पर्सन की थी जो कि आपका जूनियर है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इररिस्पेक्टिव जो भी फाइनल डिसीजन होगा किसी थर्ड पार्टी का, या फिर कोर्ट के अंदर कोई केस कर गया हुआ है, या फिर आरटीआई लगाकर किसी पर्सन ने कुछ जानने की कोशिश कर रखी है, लेकिन ये समस्याओं का समाधान जो है वो लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क के अंदर मिलना ही चाहिए। सर्विस डिलीवरी के अंदर हमें एक्सीलेंस दिखनी चाहिए। ये वाला पॉइंट या ये वाला जो मॉडल एंड पिलर है वो हमें ये बताता है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी हमें एक्सीलेंट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म देखनी चाहिए, यानी कि जो उसका सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म है उसके अंदर एक्सीलेंट क्वालिटी होनी चाहिए। और वो एक्सीलेंट क्वालिटी तब होगी जो सर्विसेज डिलीवर करी जा रही है जनता तक, उनके अंदर हमें एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, प्रॉपर तरीके से एक टाइम मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, ताकि लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, उनका समय बर्बाद ना हो, बार बार सरकारी दफ्तरों के लोगों को चक्कर ना काटना पड़े। जैसे कोई अपना नाम दर्ज करवाने आया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस पर्सन इसलिए बनवाने आया हुआ है, यहाँ पर सरकारी विभागों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को ये चीज़ बहुत बखूबी तरीके से समझनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। अगर उसे कानून तोड़ना ही होता, रेड लाइट जंप करनी होती, तो वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी गाड़ी चला सकता था हेलमेट वगैरह पहनकर, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक है, इसलिए वो वहाँ पर आया है या आई है। अब अगर आप ऐसे रिस्पॉन्सिबल नागरिक को चक्कर कटाओगे जो कि कानून नहीं तोड़ना चाहता, रेड लाइट नहीं तोड़ना चाहती, कोई भी हो, वो मेल हो फीमेल हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको टाइम पर सर्विस डिलीवर करनी चाहिए, जहाँ पर उनको बार बार ट्रैवलिंग कॉस्ट का सामना ना करना पड़े, और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड या एक्सीलेंट क्वालिटी सर्विस डिलीवरी के मैकेनिज़्म के अंदर जो हमें देखने को मिलती है, वो इस कदर देखने को मिलती है कि अगर कोई एक नॉर्मल सिटीज़न है
अगर उसके कुछ डाउट्स हैं या उसके कुछ कंसर्न्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी विभाग के अंदर जो सरकारी अधिकारी हैं, अगर जनता ने कोई सवाल उनसे पूछा तो वो बार बार ये बोले कि अभी तो हमारा लंच टाइम चल रहा है, या फिर 3-4 क्वेश्चंस को सुनने के बाद वो इरिटेट होना स्टार्ट कर दें, या फिर सामने वाले पर्सन को चक्कर ही कटवाते रहें कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें ये भी लगेगा, वो भी लगेगा। एक ही बार सारी चीज़ें साफ तौर से एनलिस्ट कर देनी चाहिए, जिससे जनता का काम जो है वो आसान हो जाए। अदरवाइज़ क्या है कि जनता का जिस दिन अगर भरोसा उठ जाएगा गवर्नेंस से और एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये वाली जो टेंडेंसी है भरोसा उठने वाली, ये सरकार को ही अल्टीमेटली बैकफायर करेगी। ठीक है। फिर जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोग फिर जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। जब लोगों को पता लगेगा लंबी लंबी कतारों के अंदर लगना पड़ता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा, बाद में बनवा लेंगे, अभी हमारे पास फ्री टाइम कहाँ है, कौन सा एक बार में जाने के बाद बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के मन से हटनी चाहिए, और उसको हटाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का जो पॉइंट है, ये पॉस्टुलेट करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन है, इट शुड हैव एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन सर्विस डिलीवरी ओनली इफ इट इज़ मैनेजिंग द की इंग्रेडिएंट्स फॉर गुड सर्विस डिलीवरी वेल। ठीक है। और उनकी खुद की कैपेबिलिटी भी बिल्ड होनी चाहिए ताकि कॉन्टीन्यूस तरीके से हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिले सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ये जो पॉइंट है इसको लेकर के एक स्ट्यूपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर, जो मैं बार बार इस लेक्चर के अंदर आपको बार बार ये वाला वर्ड बोल रहा हूँ, स्ट्यूपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंतर्गत लोगों को सर्विसेज मिलनी चाहिए। इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल भी आया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका क्योंकि उससे पहले लोकसभा का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया था। तो ये जो टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, इसके लिए हमें क्या कानूनी व्यवस्था हमारे देश में देखने को मिलती है, इसको हम समझते हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि जनता के पास एक ऐसा अधिकार होना चाहिए जहाँ पर उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिलीवरी मिले अपने गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके लिए दोस्तों साल 2011 के अंदर लोकसभा में एक बिल आया था। लोकसभा में साल 2011 में एक बिल आया था। उस बिल का नाम था द राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल। थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। राइट ऑफ सिटीजन्स, जनता का अधिकार होना चाहिए ताकि उनको एक स्ट्यूपुलेटेड टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिलीवरी मिले अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको भी वो अवेल करने आए हैं। और अगर उनको कोई ग्रीवांसेस हैं, उनकी कोई समस्या है, तो उसका निवारण, उसका समाधान निकल कर आना चाहिए। ठीक है। एक ऐसा बिल आया था 2011 के अंदर। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था 2011 में, लेकिन ये लैप्स कर गया था बिकॉज जो टर्म थी लोकसभा की इस टाइम पर वो ख़त्म हो गई थी। करंट जो नीड ऑफ द आवर है, जो सिचुएशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें कुछ ऐसी सर्विसेज आइडेंटिफाई ज़रूर करनी चाहिए जिनकी टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिलीवरी हो जनता तक, वो जो है एक स्ट्यूपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क के अंतर्गत पहुंच जाएं वो सर्विसेज। ठीक है। और ये जनता का एक अधिकार भी है, और इसके लिए एक लीगल प्रोविज़न भी होनी चाहिए ताकि टाइम बाउंड डिलीवरी हो सर्विसेज की। ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बिल के जो प्रोविज़न थे, कभी इसको फ्यूचर में आपको सुनने को मिले, या फिर अगर आपको एक रिकमेंडेशन के तौर पर अगर आपको लिखना हो कि करंट गवर्नमेंट भी ऐसे किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है, तो पहले हम 2011 वाले बिल के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को जान लेते हैं, जो कि था द राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस बिल 2011। इसके अंदर ये बोल रखा था, सबसे पहला जो पॉइंट था कि हर एक जो पब्लिक अथॉरिटी है, इट वॉज रिक्वायर्ड कि वो लोग अपने दफ्तरों के अंदर सिटीजन चार्टर को पब्लिश करें। ठीक है। जैसे ये एक्ट आएगा, इस एक्ट में बोला गया था जिस दिन से ये एक्ट जो है वो कमेंस होगा, इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, तो ये बहुत अनिवार्य हो जाएगा हर एक सरकारी विभाग के लिए, उसके अंदर काम कर रहे जो एक सीनियर पब्लिक अथॉरिटी होगी, कि अपने ऑफिस में, अपनी बिल्डिंग्स में सिटीजन चार्टर को लगाओ, और उसके लिए 6 महीनों का समय उनको मिलेगा। तो ये वाली चीज़, अगर ऐसा कोई बिल आता है और जो एक्ट बन जाता है फिर से नियर फ्यूचर के अंदर, तो ये चीज़ फिर से लागू होनी चाहिए। उसके अलावा इस बिल का एक प्रोविज़न ये भी बोलता था कि जो सिटीज़न है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर उनको कोई समस्या है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या किसी लॉ का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, किसी पॉलिसी और स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। इस बिल के अंदर ये भी बोला गया था कि जो सभी की सभी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है,
ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं दे वर टू अपॉइंट ऑफिसर्स जो कि जनता की समस्याओं का समाधान उनको देंगे, और वो भी टाइम फ्रेम मैनर के अंदर। जो भी ग्रीवांसेस हैं जनता के उनको रिड्रेस करा जाएगा विद इन 30 वर्किंग डेज, 1 महीने के अंतर्गत उसको रिड्रेस कर दिया जाएगा। इस बिल के अंदर ऐसा बोला गया था, एक प्रोविज़न बनाया गया था। इस बिल के अंदर एक और चीज़ बोली गई थी, द बिल ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल लेवल की एक सेंट्रल ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन होनी चाहिए और स्टेट लेवल की स्टेट पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रोविज़न इस बिल का, जो ये सारे हम वैसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न पढ़ रहे हैं, प्रोविज़न तो बड़े सारे थे, अब ये एक्ट तो बन नहीं पाया, तो इसलिए हम एक फिक्स प्रोविज़न तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल के अंदर जो है रिकमेंडेशंस चेंज होती रहती हैं। अगर एक बिल जो है एक हाउस से पास हो गया, अगर कोई एक बिल, तो वो दूसरे हाउस में जाने के बाद उसके अंदर नई नई रिकमेंडेशंस आ सकती हैं, या फिर जो प्रीवियस हाउस ने जो भी चीज़ें रिकमेंड करी थी उसको हटाया जा सकता है। तो इस बिल के अंदर एक पेनल्टी की भी बात करी गई थी कि 50,000 रुपये तक की जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है। ठीक है, अपॉन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, अगर वो जो प्रॉमिस सर्विस हैं उसको डिलीवर करने में अगर वो फेल कर जाते हैं। तो अब ये जो बिल है ये एक एक्ट तो बन नहीं सका, अगर पार्लियामेंट से पास होकर दोनों हाउसेस में जाने के बाद प्रेसिडेंट इसको सिग्नेचर दे देते तो ये एक्ट बन जाता और ये बिल फिर पूरे देश में लागू हो जाता। लेकिन इस प्रकार की जो प्रोविजंस हैं वो हमारे देश के अंदर कुछ कुछ राज्यों ने अपनाई हैं, जो कि अपने अनुसार कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस लेकर आए हैं अपने स्टेट्स के अंदर जो कि गारंटी करते हैं लोगों को द राइट टू पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। लेकिन कंक्लूजन में और वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं, ऐसे किसी चीज़ के ऊपर एक सेंट्रल लॉ ज़रूर हमारे देश में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर हम इसको पूरे देश में लागू कर सकें सेम नेचर के साथ। तो फ्यूचर में ऐसा कोई बिल जो है वो आना चाहिए और वो कानून भी बनना चाहिए, एक्ट भी बनना चाहिए। ये आप एक सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड के तौर पर लिख सकते हो, अगर सेवोत्तम मॉडल से रिलेटेड या सिटीजन चार्टर से रिलेटेड या पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड या स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जीएस पेपर 2 में देखने को मिलता है, या फिर आप खुद से भी इसको एज अ सॉल्यूशन एज अ वे फॉरवर्ड आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको जनरल स्टडीज़ के किसी भी पेपर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस अगर आपको कोई स्कोप देखने को मिलता है तो। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिटीजन चार्टर को और सेवोत्तम मॉडल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सोशल ऑडिटिंग की बात करेंगे अगले लेक्चर में। सोशल ऑडिटिंग के बेसिक्स को जानने के बाद आप इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो एथिक्स में जो कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडीज़ आती हैं। ठीक है, जहाँ पर एक सरकारी दफ्तर में या कहीं पर भी एक जगह पर कुछ एक गलत चीज़ हो जाती है और वहाँ पर ऑडिटिंग जो है उसकी कमी होती है, तो सोशल ऑडिटिंग क्या होता है और ये कैसे हम काम में ले सकते हैं इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द गवर्नेंस एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स हु आर वर्किंग विद इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस चीज़ को समझने के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 2 में तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप इसका फ़ायदा जो है इस कंटेंट का सोशल ऑडिटिंग का जीएस पेपर 4 में भी उठा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड जो केस स्टडीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।